हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जनरल मैथ्स का टॉपिक। ये सिलेबस जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इक्वली वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो है कुछ बच्चों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है और कुछ इसमें ठीक होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो ये सिलेबस है उसको मॉडरेट लेकर चलेंगे, देन उसके बाद हम इसको एक हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, जहां पर आप लोग कंफर्टेबली अपने एग्जाम में टाइम सेविंग के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में अपने क्वेश्चन का आंसर कर सके। तो ये जो जनरल मैथमेटिक्स है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ से ज्यादा पूछी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पेपर में कंटिन्यूसली प्रीवियस पेपर्स में वो लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता की एज इतनी है, पिताजी की एज इतनी है, बच्चे की एज इतनी है ना। तो एज बेस्ड प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें, लगातार दो क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम जो होती है हमारी, उसके लिए हम एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि शायद इस बार भी हमारे पेपर में 2 क्वेश्चन वहां से आएंगे। और जनरली यही ट्रेंड भी होता है। अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, देन उसके बाद उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। हमारी प्रिपरेशन जो है पिन पॉइंट स्टिक होना चाहिए ऑन दी सिलेबस या प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन थे उन पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, राइट। तो एक हम अगर बेसिक या जनरल मैथमेटिक्स की बात करें तो ये कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है, इनमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना रहती है, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्लस एडिशनल इनके साथ हम क्या पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जनरल मैथ्स में, जनरल मैथमेटिक्स में या बेसिक मैथ्स में कौन से ऐसे मेजर टॉपिक है जो एनी एग्जाम, आप कोई सी भी एग्जाम ले उसमें अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पर थोड़ी सी सीक्वेंस की। हमें थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चलना होता है कि हम पहले कौन सा टॉपिक कवर करें ताकि उसका यूटिलाइजेशन या उसका यूज जो है वो हम सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टॉपिक में कर सकें। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि हम मैथ्स की स्टार्टिंग जब करें तो स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम जो है वो आपको एक बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स देता है, जहां पर आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाती है ताकि आप उनका यूटिलाइजेशन जो है वो अगले टॉपिक में कर सकते हैं। जैसे फिर हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स से, और इसमें सिंप्लीफिकेशन आप बिना बताए आपको ये बात पता होगी सिंप्लीफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम कुछ छोटे टॉपिक जैसे डेसिमल की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, देन हम एवरेज की भी बात करेंगे। हमारे पास एचसीएफ एलसीएम है। ये टॉपिक जो है ये आपके अर्थमेटिक वाले पोर्शन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर हम बात करें हमारे मेजर टॉपिक्स की। जैसे आप पेपर्स को देखें तो वहां पर आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। प्रॉफिट लॉस के साथ में आपको आजकल जो एडिशनल क्वेश्चन आने लगे हैं वो डिस्काउंट बेस्ड भी आने लगे, जिसको हिंदी में बट्टा कहते हैं। तो प्रॉफिट लॉस के साथ में हम डिस्काउंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसआईसीआई है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होता है ना। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। जब आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ में पाइप एंड सिस्टम्स भी आ जाता है जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर उनको मेंशन नहीं किया है। फिर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। तो ये आपके कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। क्लियर है ये बात। यहाँ पर मैं एक दो चीज और ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ कहा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट, ठीक। तो ये हमें टॉपिक पढ़ना है। अब स्टार्ट करें हम सबसे पहले हमारे बेसिक से। बेसिक पढ़ने में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले भी मेरी आपसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, जो भी आप समझ लीजिए वो है। और वो क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों को शायद ये बात ऐसी लगे कि सर छोटी बात है ये हमारे लिए, हम लोग बड़े बच्चे हो गए, हम तो ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली होगी, जो भी एक्सवाइजेड आपके साथ सेट करे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप लोगों को जो हमको बचपन से चीज पढ़ाई जा रही थी, टेबल्स, स्क्वायर, रूट, है ना, हम लोग जो ये क्यूब वगैरह जो पढ़ते थे, ये आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। यहाँ पर ये आपकी चीजों को बड़ा आसान कर देता है जब आपको ये चीजें बाय हार्ट होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि आपको कितना याद रखना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहला अगर हम देखें टॉपिक हमारा, तो हमारा टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम यानी कि आप इसको कहेंगे संख्या पद्धति। इसको आप क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, राइट। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा मैथ्स का जनरल टॉपिक है, इसको हम कहेंगे हमारा संख्या पद्धति है। अब
ये होती क्या है, एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम मैथ्स में संख्या पद्धति क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, कोई भी नंबर को जब आप नोट करते हैं, कहीं पर आपको नोटेशन बताना होता है, प्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, तो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी। हमें मैथ्स में नंबर्स का गेम होता है बिल्कुल, तो वो उस पूरी चीजों को हमने नंबर सिस्टम कहा, जहां पर हम नंबर को लिखना सीख रहे हैं। हमने एक पैटर्न, एक सिस्टमेटिक वे से लिखना सीखा, उसको हमने कहा नंबर सिस्टम। अभी जो नंबर सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास कई सारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग पद्धतियां होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कहूं, जिससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, वो आपकी एक आप पढ़ते हैं जैसे दशमलव सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल सिस्टम, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, है ना। डेसिमल सिस्टम की बात करें, डेसिमल सिस्टम में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो किस रेंज में होते हैं या कहां से कहां तक, तो आप बात करते हैं कि सर हम इसमें 0 to 9, ठीक है, इन 10 डिजिट की बात करते हैं। कितने डिजिट हो गए टोटल, 10 डिजिट, ठीक है। थोड़ी देर में मैं आपको डिजिट और नंबर में डिफरेंस भी समझाता हूं। बट अपने पास अभी यहाँ पर जो हम दशमलव सिस्टम की बात करते हैं, दशमलव पद्धति की बात करते हैं, डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 नंबर होते हैं, मतलब 0 से 9 डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। सेकेंड बात करें, जैसे हमारे पास, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, हमारे पास बाइनरी भी है। हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम जनरली यूज होता है हमारे कंप्यूटर वगैरह में, जब हम वहां पे कंप्यूटर की कैलकुलेशंस जो होती है, कंप्यूटर की मेमोरी समझ लीजिए, कंप्यूटर में जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर होती है, वो सभी बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा जाता है। और उसमें बाई मतलब केवल 2, मतलब हमारे पास 0 और 1 डिजिट होता है, इनके अलावा कोई डिजिट इसमें नहीं होता। थर्ड हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास और होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ऑक्टागोनल होते हैं, तो हम बोलते हैं, ठीक है, ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल, ठीक है। इनमें नंबर सिस्टम की बात करें, ये नंबर ऑक्टागोनल जो नंबर सिस्टम है हमारा, इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 8 डिजिट होते हैं। ऑक्टागोनल में वो 0 to 7 चलते हैं, ठीक है, ये बात। और फिर हम बात करेंगे हमारा जो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, तो यहां पर आपको टोटल 16 डिजिट देखने को मिलते हैं। कितने, 16 डिजिट, ठीक। स्टार्ट होता है 0 से, और 0 से 9 नंबर तो आपको पता है, जैसे हमने डेसिमल में भी पढ़े हैं। 0 से जो आपका, इनको डेसिमल भी बोलते हैं, गोनल की जगह डेसिमल लिख सकते हैं, ऑक्टा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डेसिमल लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। गोनल तो एक शेप हो जाता है ना, डेसिमल, ठीक है। और ये आप इसको लिख दीजिए ऑक्टल नंबर या ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक। तो यहां पर आपका 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से शुरू होगा। अब 9 तो नंबर में मिल जाता, हमें 9 तक तो नंबर मिलता है, लेकिन 9 के बाद आप क्या लिखते हैं, 10। वो किससे बना होता है, 1 and 0 से। तो यहाँ पर रिपीटेशन में नंबर नहीं आते हैं, यहाँ पर हम अल्फाबेट्स को यूज करने लगते हैं। किनको यूज करते हैं, अल्फाबेट। 10 डिजिट हो चुके हैं, तो आगे जो होते हैं वो A to F यूज किया जाता है, A to F। अब यहां पर स्पेशली अगर आप देखें, तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो है, ये नंबर्स जो है, ये कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर की स्टडी जब आप करते हैं, वहां पर आपकी जो साइज होती है, मेमोरी बिट्स वगैरह जो होते हैं, वहां पर इनको जनरली ज्यादा यूज करते हैं। हम अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें हम लोग इस दशमलव पद्धति का, या ये आप कहें डेसिमल सिस्टम जो आपका नंबर सिस्टम है, उसका यूज करते हैं, और इसी को हम ज्यादा पढ़ते हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आई होगी थोड़ी सी, कि हमारे पास नंबर सिस्टम अलग अलग है, नंबर सिस्टम हमारे पास अलग अलग है। हम पढ़ते हैं डेसिमल को, मैथ्स की बात कर रहे हैं, बाकी ये भी यूज होते हैं, ये होते हैं कंप्यूटर में यूज, ठीक। अब ये जो नंबर सिस्टम है, इसकी अगर मैं बात करें, ये देख लीजिए इसको, मैंने आपको कहा कि इसमें ये डिजिट्स हैं, ये 0 to 9, 0 and 1, ये सब डिजिट्स हैं। तो अपने पास दो चीजें होती हैं, एक चीज का ध्यान रखें, एक होता है हमारे पास डिजिट, एक क्या होता है, डिजिट, और एक होता है नंबर, डिजिट एंड नंबर, ठीक है। नंबर को आप क्या कहेंगे, नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या, और डिजिट का मतलब होता है अंक। अब आपके पास, अगर हम केवल डेसिमल की बात करें, डेसिमल में देखें तो कौन कौन से अंक होंगे, तो 0, 1, 2, 3, ये कहां तक जाएंगे आपको पता है, 9 तक जाते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होता है। वहीं पर जब हम नंबर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर्स की, तो नंबर का मीनिंग क्या होता है, नंबर का मीनिंग होता है कि whenever more than one digit written together
ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा, है ना, जनरली एक भी, वन और मोर ऐसा लिख देते हैं, वन और मोर देन वन डिजिट रिटर्न टुगेदर। जब एक या एक से ज्यादा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 5, क्या लिखा हुआ 5, क्या ये नंबर है? हाँ, ये नंबर है। क्या ये डिजिट भी है? यस, ये डिजिट भी है। बट एक अगला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है 51 फॉर एग्जांपल। 51 को देखो, यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग डिजिट हैं, 5 and 1 डिजिट है, लेकिन कंबाइंडली, इसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? तो इट इज आवर नंबर, ये एक संख्या है, राइट? जैसे आपने लिख दिया 2055 या 7 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको अगर देखो तो इसमें टोटल डिजिट कितने हैं? इसमें 4 डिजिट हैं। कितने डिजिट है? 4 डिजिट, मतलब इसमें टोटल अंक कितने हैं? 4, लेकिन ये संख्या एक है। इस पूरे को मिलाकर बोला जाता है एक संख्या। 2057 को बोलते हैं हम लोग एक संख्या। समझ में आई ये बात? 5 अपने आप में क्या है? तो 5 अपने आप में एक संख्या भी है, और यही आपका एक अंक भी बनता है, क्योंकि अंक जो होते हैं ओनली वन आपके पास ये जो होता है डिजिट होता है, ठीक है? एक ही डिजिट में जो चीज लिखी होती है वो आपका क्या कहलाएगा? वो डिजिट कहलाएगा। और यहाँ पर जब आप एक से ज्यादा यूज करते हो तो उसको आप नंबर बोल देते हैं। क्लियर है ये बात, है ना? अब अगर आपको कोई बोले तो समझ पाएंगे ये चीज, ठीक? चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक आता है क्लासिफिकेशन। हम करेंगे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? क्लास, अलग अलग जो नंबर्स होते हैं ना, इनका क्लासिफिकेशन नंबर का कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, संख्याओं का वर्गीकरण। बहुत ध्यान से सुनना, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, है ना? आप लोग जितना कंफ्यूज होते थे अभी तक, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक? सबसे पहले जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, केवल दो, है ना? स्पेशली समझें कि जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे, उनको हम केवल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक हम कहते हैं कि रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर? मैं नंबर को जैसे लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक रियल नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है? इमेजिनरी नंबर, क्लियर? ये रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक। इसको आप क्या कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या है ना? वास्तविक हो गया, और ये हो गया आपका काल्पनिक। ये आपका क्या हो गया? काल्पनिक। ये दो प्रकार के आपने नंबर, टोटल जितने भी यूनिवर्स में नंबर है, जितनी भी आप बातें करते हैं, उनमें केवल आपके पास वास्तविक और काल्पनिक या रियल और इमेजिनरी नंबर ही होंगे, राइट? रियल नंबर का स्कोप बहुत बड़ा है। रियल नंबर हम लोग बचपन से जब नंबर सिखाए जाते हैं तो रियल नंबर में डील करते हैं, लेकिन अगर जब हायर मैथमेटिक्स 11th-12th में जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, तो वहां पर हमारे सामने इमेजिनरी नंबर भी आता है, और उसको हम जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है सुनिएगा। इमेजिनरी नंबर में यहां पर एक लिखता हूं, आपने सुना होगा आयोटा के बारे में। किसके बारे में? आयोटा, ठीक है? जिसको आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा, ठीक है? आयोटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आयोटा, ठीक? और अगर मैं बात कर रहा हूँ 11th-12th की मैथ की, देखो वो तो हायर है, इसलिए हम लोग इमेजिनरी पे ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। मैं केवल आपको क्लासिफिकेशन की वजह से ये बात समझा रहा हूँ। आयोटा जो है उसको आप ऐसे लिखते हैं, कुछ समथिंग a प्लस आई बी। अब ये नंबर जो लिखा है ना, इसको देखो, इसमें a के साथ में कोई भी आई नहीं है, मतलब ये रियल नंबर। ये कैसा है? रियल नंबर। लेकिन b के साथ में कौन लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। और जब कभी आई लिख जाता है तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। अब मेरे लिए तो यहाँ पर a और आई बी मतलब दोनों लिखा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलूंगा मैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? सम्मिश्र संख्याएं। चलो, ये तो बस ये यहीं तक की स्टोरी थी। इसकी स्टोरी इतनी ही है, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस की भी बात नहीं है, राइट? बस आपको केवल एक आइडिया मिले, कोई आप कभी आपसे कोई पूछे या आपको कहीं किसी को बताना हो तो बता सके, इसलिए मैंने ये चीज मेंशन कर दी है यहाँ पर, राइट? अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ये आयोटा टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एक पॉइंट और मेंशन कर लें इसी के साथ में, कि व्हेनेवर एग्जामिनर आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, कभी आपसे पूछा जाए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, कभी पूछ ले कोई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो याद रखें आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। क्या होती है? -1। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना?
इसको ध्यान रखें कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ठीक, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1। चलिए अब रियल नंबर पे डील करते हैं। रियल नंबर हम जो डेली यूज कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, क्या रियल नंबर को भी हमने कहीं क्लासिफाई किया है, कुछ और क्लासिफिकेशन किया है? तो यस, रियल नंबर की भी क्लासिफिकेशन है हमारे पास। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होंगे। रियल नंबर को भी हम बोल सकते हैं कि एक हो गया हमारे पास डेसिमल, एक हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल, जिसको हम कहते हैं दशमलव, है ना। एक हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव। रियल नंबर जो है वो दशमलव में डिवाइड होता है, मतलब रियल नंबर के दो पार्ट करेंगे, एक डेसिमल जहां पर दशमलव आता है और दूसरा होता है इंटीजर। दूसरा क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। ठीक, इनका मतलब आगे चल के समझाएंगे आपको कि इंटीजर का मतलब और इस डेसिमल का मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डेसिमल मतलब कोई भी चीज आपकी जब किसी पॉइंट के फॉर्म में लिखी हो। जैसे हमने कहा यहां पर एग्जाम्पल के लिए 2.5, क्या ये डेसिमल है? हाँ, ये डेसिमल है। हमने लिखा 3.0, क्या ये डेसिमल है? यस, ये डेसिमल है। क्या लिखा हुआ 0.752, क्या ये डेसिमल है? हाँ, ये डेसिमल है। अब पूर्णांक क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं, तो इनका भी एग्जांपल देखिए। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर में आप वो नंबर ले सकते हैं जैसे कि आपके पास कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे आपके पास होता है 1, 2, 3, 5, 7, -2, -4, 4, 5 एक्सेट्रा। ये जो नंबर हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये पूर्णांक के या इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक, ये सारे नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमने क्लासिफिकेशन नंबर्स का किया और इनिशियली हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो हम कह रहे हैं कौन कौन से, पहला आपका हो गया रियल नंबर और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। ठीक, उसके बाद वास्तविक को अगेन आपने डिवाइड किया है डेसिमल और इंटीजर्स में। डेसिमल मतलब दशमलव में जो चीजें होंगी, और इंटीजर मतलब आपके पास वो कंप्लीट नंबर होगा, वहां पर कोई भी डेसिमल टाइप की चीजें दिखाई नहीं देंगी, पॉइंट्स नहीं दिखाई देगा आपको। वही इमेजिनरी नंबर की केवल ये 3 बातें जो आपके सामने लिखी, इनको ध्यान रखें। इसके अलावा आपसे इमेजिनरी नंबर से बात नहीं की जाएगी, राइट। चलिए अब हम थोड़ा सा डेसिमल को इलॉबरेट करते हैं कि डेसिमल मतलब क्या। पूर्णांक का मतलब या इंटीजर का मतलब तो सभी बच्चे समझते हैं कि एक नंबर दे दिया गया है 507। 507 क्या है, इंटीजर या डेसिमल है? हम कहेंगे ये इंटीजर है। 57 क्या है, तो ये इंटीजर है। 7 क्या है, तो इंटीजर है। लेकिन जब बात आती है डेसिमल की, तो अगेन समझे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसिमल। ठीक, यहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप जब पढ़ते हैं तो यही आंसर आपको बताना रहेगा, ध्यान रखें। डेसिमल जो है उसको हम बोलेंगे दशमलव। ठीक, इस डेसिमल वाले पार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। डेसिमल जो होते हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं तो वो भी देखते हैं। ठीक, चलिए डेसिमल को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा कि हमारे पास डेसिमल जो होते हैं उनको हम एक रिपीटेटिव और एक नॉन रिपीटेटिव में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे रिपीटेटिव और दूसरा होता है नॉन रिपीटेटिव। अब ये रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव क्या है डेसिमल, तो देखो एक जो अपनी आपकी पुनरावृत्ति करे, एक जो अपने आपकी जो पुनरावृत्त होते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं, और जो पुनरावृत्ति ना करे उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे गैर। ठीक, नॉन का मतलब यहाँ पे गैर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पुनरा। ठीक, क्लियर ये बात। इनको समझाते हैं। रिपीटेटिव किसे कहेंगे, जो एक सर्टेन टाइम के बाद जिसमें डिजिट्स जो है वो रिपीट करें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से समझें। देखो डेसिमल बताना है, यहाँ पे लिखा है 5.7777। क्या ये रिपीट करता है अपने आप को? हाँ, करता है। मैंने लिख दिया 3.333, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, हम इसको कह देंगे रिपीटेटिव हो गया। क्लियर। और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2.55, ये रिपीट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद और देखिए और एग्जांपल। अच्छा, केवल 2.5 लिखा तो वो किसके अंदर जाएगा? डेसिमल तो है। देखो आपके पास डेसिमल को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक डेसिमल को बोला रिपीटेटिव और दूसरे को बोल दिया नॉन रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव में अगर मैं आपसे केवल एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज 3.5, 3.5 क्या डेसिमल नंबर है? आप देख के बताएंगे, बोले यस।
अब मुझे बताइए रिपीटेटिव में डालें या गैर रिपीटेटिव या जो नॉन रिपीटेटिव है उसमें। भाई साहब आपका ये जो नंबर है ना ये रिपीटेटिव में चले जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि नॉन रिपीटेटिव कैसे पता चलता? नॉन रिपीटेटिव इसको बोलते हैं 2.5719284312। ये देखो ये नंबर, क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कभी रिपीट कर रहा है अपने आप को? नहीं कर रहा है। मतलब 3.5 जो डिजिट लिखा हुआ है ये जाएगा आपका रिपीटेटिव के अंदर। क्लियर? जिसको मैंने कहा कि हमारा रिपीटेटिव का ये एग्जांपल हो गया, और ये रिपीटेटिव का एग्जांपल हो गया, ये नॉन रिपीटेटिव या गैर पुनरावृत्त का एग्जांपल हुआ। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक आंसर बताइएगा, जैसे हमारे पास पाई होता है, मैथ्स में क्या होता है? पाई। मैथ्स में जो पाई है इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो वो क्या होती है? 3.1415 एंड सो ऑन, जो भी आगे है वैल्यू। आप लोगों को भी ये बात मालूम होगी कि जो पाई है इसकी एक बुक बनी हुई है, पूरी पाई की जो वैल्यू है ना उसकी एक बुक है, इतने सारे पेजेस, इतने नंबर तक ये अपने आपको डिजिट इसके आते ही जा रहे, एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है। तो पाई जो है ना वो किस में आ जाएगा? पाई की वैल्यू देखो डेसिमल के बाद आ रही, मतलब डेसिमल में तो आएगा। अब उसको रिपीटेटिव में डालें या नॉन रिपीटेटिव में, तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसकी डिजिट जो है वो अपने आप को सेम रिपीट नहीं करती है। जो सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए वो गैर पुनरावृत्त में आ जाती है या नॉन रिपीटेटिव। और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मुझे बताइए जैसे आपके पास होता है वैल्यू ऑफ √2, वैल्यू ऑफ √2, वैल्यू ऑफ आपके पास आता है √3, है ना, √5, √7, ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये सारी जितनी रूट वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, इन सभी वैल्यूज को भी आप किसके अंदर रखेंगे? तो इसको रखेंगे आप नॉन रिपीटेटिव के अंदर। क्लियर है यहां तक की बात? बोलिए। ठीक, अब अगर ये बातें समझ में आती है, हमने अभी केवल एक 1 बाय 1 चीजें पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं वो मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखना, हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारे पास पहले तो ये तो छोटी सी बेसिक सी बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो देखो, हमने स्टार्ट किया हमारे नंबर सिस्टम से, अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि ऐसे नंबर सिस्टम्स हमारे पास है, कहां तक डिजिट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। टोटल डिजिट आप खुद बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे बात करें टोटल डिजिट कितने, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 डिजिट, यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 डिजिट। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपके पास फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ हो जाएंगे, ठीक, यहाँ कितने? 8 डिजिट, ठीक है, और बाकी 16। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम डिजिट और नंबर में डिफरेंस, ये तो छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है ना, क्लासिफिकेशन में आपने बोला हमारे पास रियल और इमेजनरी है, सारे नंबर्स रियल और इमेजनरी के अंदर आ जाते हैं। रियल को फिर आपने डिवाइड किया इन डेसिमल एंड इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं जिनके पीछे आपको डेसिमल दिखाई नहीं देता एंड दे आर रियल नंबर, मतलब उसमें कोई भी आयोटा भी नहीं होगा, तो वो आपके इंटीजर कहला जाएंगे, राइट। बात आती है डेसिमल की। अब इस डेसिमल को जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल का क्लासिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें आपने डेसिमल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और आपने कहा कि ये कौन कौन से होंगे। तो एक आपके पास होगा जिसमें आप रिपीटेटिव की बात करेंगे, और दूसरा होगा जिसमें आप नॉन रिपीटेटिव की बात करेंगे। तो ये आपके पास दोनों हो गए, राइट, रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे। अब मैं थोड़ा सा और आगे 2 टर्म आपको समझाना चाहता हूं, उन पे भी थोड़ा गौर करिएगा। देखिए, जब आप बात, ध्यान से सुनना, जब आप बात करते हैं रिपीटेटिव की, किनकी बात करते हैं? रिपीटेटिव की। ठीक, रिपीटेटिव मतलब सभी समझते हैं, रिपीटेटिव का मतलब होता है पुनरावृत्त। ठीक, कि हिंदी में थोड़ा सा देख लेना, वैसे वर्ड यही है। अब जब पुनरावृत्त आता है ना, तो यहां ध्यान रखना कि यही नंबर 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है हमारे पास शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। ठीक, अब ये क्या होता है ये भी अभी समझाता हूं आपको। शांत दशमलव को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, और इसी के साथ में एक और चीज आती है जिसको हम कहेंगे आगे चल के, सुनिएगा, इसको हम आगे चल के कहेंगे रिपीटेटिव हो गया, शांत दशमलव हो गया, और इसके बाद एक सेकेंड, शांत दशमलव, रिपीटेटिव, और एक आप इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय, है ना। परिमेय जो होता है इसको आप कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक।
ये हो गया इसके अंदर। और दूसरा टाइप जो हम देख रहे हैं रिपीटेटिव के बाद कौन सा था अपने पास, नॉन रिपीटेटिव। ठीक, नॉन रिपीटेटिव जो था जिसको आप बोलते हैं गैर पुनरावृत्त, इसमें देखना यहां पर क्या क्या होगा। तो जैसे आपने यहां शांत दशमलव बोला, यहां पर आ जाएगा अशांत दशमलव। क्या आ जाएगा, इनकी सबकी डेफिनेशन भी बताता हूं, मतलब मीनिंग क्या होता है वो भी बताता हूं। इसको अपन बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और उसके बाद जैसे परिमेयी है तो वो हो जाएगा अपरिमेयी, मतलब ये हो जाएगा इर्रेशनल। ठीक, चलिए इनका मीनिंग समझ लेते हैं फटाफट फटाफट, क्या चीज है ये। ठीक, देखो भाई साहब, रिपीटेटिव में जब आपने आंसर बताया तो रिपीटेटिव में आपने क्या कहा कि एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल जैसे हमने लिखा था 3.33, 3.33। ये 3.33 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/3, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, आप क्या बोलोगे, लिख सकते हैं। तो जब हम किसी डेसिमल वाले नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब आपके पास एक हो जाना चाहिए न्यूमरेटर और एक हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर। पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, अंश और हर, इसको आप कहते हैं अंश। ठीक है, और ये नीचे जो होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हर। ठीक, तो ये अंश और हर मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, इसके फॉर्म में जब आप कोई चीज को लिख देते हो तो उस चीज को हम कहते हैं परिमेय या फिर रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या ये नंबर 3.33 इस तरीके से लिखा गया है, 1/3 की तरीके से कंप्लीट लिख दिया गया है? क्या 1/3 का मतलब हर बार 3.333 ऐसा निकलेगा? तो इसको बोलते हैं शांत, मतलब जहां पर आपका डिजिट जाकर रुक जाए, जहां पर आपका डिजिट अपने आप को ऐसा रिपीट ना करे कि आप उसको देख। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, कोई नंबर ले लेता हूं मैं, 3.3345 ऐसा कुछ लिखा हुआ, राइट। ये एग्जांपल किसका है, 33 भी नहीं लिखे, हम इसको लिख देते हैं 3467 ऐसा कुछ। ठीक, ये एग्जांपल है आपका जो आपने कहा नॉन रिपीटेटिव नंबर का। अब मुझे बताइए, क्या इस नॉन रिपीटेटिव नंबर को, ये 3.3467 जो लिखा है, क्या आप इसको 1/3 या 1/4 या ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, और अगर इनकी वैल्यू एग्जैक्ट इस तरीके से टी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती तो हम उसको कहते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। मतलब जिस डेसिमल नंबर का, जिस दशमलव वाली संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो संख्या जो होती है, वो संख्या, उसको दो बातें बोलेंगे आप। एक तो आप बोलेंगे अशांत दशमलव, और आप उसी को कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। कैसा है, इर्रेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर है? अब आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि बताइए अशांत दशमलव क्या होता है ना, टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो भाई साहब जो रिपीटेटिव होता है वही टर्मिनेटिंग होता है, और वही रेशनल होता है। रेशनल को ही लिख देना कि शांत होता है, मतलब टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग को ही रिपीटेटिव। रिपीटेटिव ही परिमेय है, परिमेय ही रिपीटेटिव है। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अभी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो नंबर है वो कैसा है। क्वेश्चन यही आते हैं सीधे सीधे पेपर में, अगर आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि क्या वो शांत नंबर है, तो आप उसमें देखो रिपीटेटिव होगा तो वो टर्मिनेटिंग भी होगा, और कोई पूछे रेशनल तो हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दिया। अगर हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दिया, इट मीन्स कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां तक की बातें, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही, ये सब की सब जो है वो आपके डेसिमल को हमने क्लासिफाई करने के लिए की है। डेसिमल को हमने क्लासिफाई ऐसे किया है, राइट राइट। ठीक है, चलिए अब इसके और आगे बढ़ते हैं। जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को और कुछ चीजें छूटना तो नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको कुछ और बातें, अब डेसिमल की अगर हो गई तो मैं आपको बताऊंगा अब इंटीजर के बारे में। बात किसके बारे में, इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स मतलब जो पूर्णांक होते हैं,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक जो होते हैं इनको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पूर्णांक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, कौन कौन से पार्ट हैं तो देखिएगा। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद बात करें दूसरा कौन सा, तो हमने कहा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर मतलब इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। सुनते जाइएगा, बस आप सब समझ जाएंगे। जीरो के बारे में भी आपको बताएंगे। इसको बोलोगे आप शून्य पूर्णांक। ठीक, चलिए अब वन बाय वन इनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर, एग्जांपल बताइएगा। एग्जांपल लिखिए। देखो एग्जांपल में कौन कौन होंगे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि 1 से जितने भी नंबर चालू हुए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है जितने भी 1 से चालू होते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। अब हुआ ये कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पहले से प्रकृति में चल रहे थे, मतलब नेचर में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री इतनी पुरानी है। हम बोलते हैं कि ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ वो इतने लाख साल पहले हुआ। अर्थ का जो बर्थ है या अर्थ की जो ओरिजिन है वो कुछ बिलियन ईयर्स में बताते। तो वहां जो बहुत बड़ा डिजिट आता था नंबर, वो इसलिए आता था क्योंकि हमें पहले से इनके बारे में पता थी। हमें धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानकारी थी, और क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से पता था, इसीलिए जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है क्या? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। याद रखना, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर पूछ ले आज के बाद कोई तो भूलना नहीं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो। ठीक, और 1 से शुरू होकर कहां तक जाए? इंफिनिटी तक जाए। राइट। अब आती है बात नेगेटिव इंटीजर की। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? तो नेगेटिव इंटीजर का मतलब इसके भी एग्जांपल से समझते हैं। नेगेटिव इंटीजर में बड़ा आसान सा है। कहां से देखना है? नेगेटिव से देखना है। नेगेटिव में भी कहां से देखोगे? इनफाइनाइट से देखोगे। तो आपने कहा कि जब हम माइनस इनफाइनाइट से लगाकर नंबर की बात करें तो हमारे पास -2 -1 कुछ इस तरीके के नंबर आ जाते हैं, तो इनको हम कह देते हैं नेगेटिव इंटीजर। इनको हम क्या कह देते हैं? नेगेटिव इंटीजर। बस ये इतना ही है, ये नेगेटिव इंटीजर इतना ही है। राइट। अब आता है हमारे पास जीरो इंटीजर। ये और नई चीज है। नई चीज से मतलब है कि थोड़ा सा अब समझते हैं इसको भी। जैसे हमने बोला हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसमें 1 2 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। जब हम बात करें हमारे जीरो इंटीजर की, किसकी बात करें? जीरो इंटीजर। इसका मतलब जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जीरो ऐड हो जाए, मतलब आपका ये यहां से 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए आप कहां तक जाते हैं? जब आप इनफाइनाइट तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, तो वो कहलाता है आपका जीरो इंटीजर। क्या कहलाता है? जीरो इंटीजर। अब जब जीरो ऐड कर देते हैं, तो दिस जीरो इंटीजर इज नोन एज होल नंबर। होल नंबर, इसको आप क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर जो था उनको अपन ने बोला कि ये 1 से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसको प्राकृतिक संख्याएं बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया। जीरो इंटीजर में आपका जो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जीरो ऐड करो तो वो बनता है जीरो इंटीजर या पूर्ण शून्य पूर्णांक। और यहां से जीरो जब ऐड हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्लियर ये बात? ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर के बारे में कुछ नहीं। नेगेटिव इंटीजर होता है माइनस इंफिनिटी से लगाकर ये -1 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? -1 तक। ठीक है ये बात? चलिए, उम्मीद करता हूं ये जो आपको बेसिक जो मैंने नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया, ये बात समझ में आ रही होगी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक, आप कई सारे बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तो यही नहीं पता कि नंबर में किसको होल नंबर बोल देते हैं, कौन सा कंप्लीट नंबर, मतलब ये आपके जो होल नंबर होता है, कौन प्राकृतिक संख्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर से ये सारी चीजें निकल के आई है।
जो ये इंटीजर टॉपिक है ना, इससे सारी बातें निकल के आती है, राइट। चलिए अब इसके आगे बढ़े हम थोड़ा सा, ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हमारा नंबर्स के बारे में, जिसमें हम सम और विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सम और विषम, है ना। हमारे पास नंबर्स है, मान लीजिए, ये बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ पर बताना है। जब संख्याएं होंगी, संख्याएं, ठीक, संख्याएं दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होगा सम, और मतलब जिसको आप बोलते हैं इवन, जिसको आप क्या कहते हैं? इवन। और दूसरा होगा आपका विषम, जिसको आप कहते हैं ऑड, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑड। ठीक है, सम और विषम, राइट। सम विषम क्या है? सम वो नंबर जिसमें दो से डिवाइड करने पर वो चले जाए, मतलब वो कंप्लीट डिविजिबल हो, है ना। कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जो दो से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो सम संख्या। और ये बच्चों वाली बात कर दी थी अपन ने, है ना, कि which is not divisible by 2। पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी पेपर में, है ना। आपको केवल कॉन्सेप्ट तैयार करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए, मेन बात। एग्जांपल में अब बोलोगे एग्जांपल भी क्या जरूरत है बताने की, पर देखिए थोड़ा सा। सम संख्याओं के एग्जांपल सभी बच्चों को पता होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सम जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 50, है ना, 102, क्या ये नंबर सम है? आप बोलेंगे यस। विषम के एग्जांपल देखोगे, ऑड का जब आप एग्जांपल देखते हो तो ऑड के एग्जांपल में आप क्या लिखते हैं? 1, 3, 5, है ना, एंड सो ऑन, 1, 0, 1, कुछ इस तरीके से एक्सेट्रा। ये सारे नंबर आपके दो से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ऐड करें, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर बताइएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन है मेरा ये कि क्या -2, क्या -8, -6 ये भी हमारे इवन नंबर के अंदर आते हैं? क्या ये जो नेगेटिव में नंबर्स होते हैं, क्या ये नेगेटिव वाले नंबर भी इवन नंबर हैं? हाँ, अगर ये 2 से डिविजिबल है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, राइट। समझ में आई बात? ये आपके एग्जाम्पल में ही चल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ -1, -5, -15, इस तरीके के जो नंबर होंगे वो किसके अंदर चले आएंगे? वो आपके ऑड के नंबर चले आएंगे, राइट। लास्ट एक पॉइंट मेरा आपसे ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मुझे बताइए, जीरो, ये जो जीरो है इसको आप क्या कहेंगे? इज इट इवन और ऑड नंबर? ये सम है या विषम के अंदर आता है? ठीक, तो अगर इसको याद रखना हो तो मैं याद रखने का तरीका बता देता हूं। अदरवाइज जीरो जो है इट इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, इसको हम इवन नंबर कंसिडर करते हैं, ठीक। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो नंबर, देखो क्या याद रखो, -8 के बाद -6, फिर -4, फिर -2, फिर आप 0 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 4, है ना। तो गैप जिनमें 2-2 का जो गैप आ रहा है, ध्यान से देखो, जहां जहां पर 2 का गैप आ रहा है इवन नंबर होते हैं। और बस -2 से जब आप 2 पर पहुंचोगे तो बीच में आपको कौन मिल जाएगा? 0। तो याद रखने का तरीका कि 0 जो है वो भी आपका इवन नंबर है। 0 जो है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब ये छोटी सी बात थी लेकिन काम की थी, क्योंकि 0 समझाना था मेनली कि 0 आपका इवन नंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक। चलिए, ये नंबर सिस्टम है। उस नंबर्स में हमने संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हमने कहा कि हमारे पास एक जो होगा वो क्या होगा? एक जो होगा हमारे पास रियल नंबर होगा, और एक जो होगा वो इमेजिनरी नंबर। उसको डिवाइड करते हुए फिर हमने आगे की पूरी स्टोरी पढ़ी, जिसमें हम इंटीजर, डेसिमल, है ना, इन सब की भी बात कर चुके हैं, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि नोट पॉइंट याद रखना हमेशा ये, ठीक। पेपर में डायरेक्ट आता, उस दिन फिर कंफ्यूजन होता है, ठीक। पहला पॉइंट, नोट पॉइंट, अगर आपने इवन प्लस इवन कर दिया, इवन प्लस इवन कर दिया, मतलब 2 इवन नंबर को ऐड किया आपने, सम प्लस सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जब सम प्लस सम किया जाता है तो जो नंबर आता है वो भी इवन नंबर ही आएगा। वो कौन सा नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा, पहली बात। दूसरा, जब आप किन्हीं 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, जब आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, मतलब आप विषम के साथ में विषम जोड़ दीजिए, विषम के साथ में विषम को ऐड करिए।
जब आप विषम और विषम ऐड करते हैं तो अगेन आपके पास जो नंबर अवेलेबल होगा या जो नया नंबर आपके पास रिजल्ट आएगा वो सम ही आएगा, ठीक है। और तीसरा, इसको आप करके देख सकते हैं ना, अगर आपने ऑड के साथ में अगर आपने इवन नंबर ऐड किया है, मतलब विषम के साथ अगर आप सम को जोड़ते हैं, विषम प्लस सम करते हैं, तो ये जो होगा ये आपका बन जाएगा अगेन विषम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर, राइट। ये याद रखें, सीधा आता है। इसको आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करोगे तो भी इसका आंसर आपके सामने मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक ठीक यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक हम स्टेप आगे चलते हैं जहां पर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट, ठीक, यूनिट डिजिट, ठीक। इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, यूनिट डिजिट आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक। इकाई अंक में देखें, जैसे मैंने आपको कहा आपके पास लिखा है 7, आपके पास लिखा 7, 17, 277, 57, 75, ऐसे कुछ लिखा। तो आप जब भी नंबर देखते हैं तो क्या बोलते हैं? आप इस तरीके से चलते हैं, राइट। ये आपका यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है, इसमें आपका यूनिट डिजिट कौन हो जाएगा? 7, यहां पर आपका यूनिट डिजिट 7, यहां पर आपका यूनिट डिजिट 5, ठीक। ये आगे चल के आपको और समझ में आ जाएगा कि आप इसको बोलते हैं 1, 10, है ना, 100 और फिर 1000, इस तरीके से आप चलते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमें अभी किसके बारे में पढ़ना है? यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना है। यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं, ठीक। चलिए, है ना। सबसे पहले यूनिट डिजिट में मैं आपको सिंपल बातें 2-3 बता देता हूं, उसके बाद मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 57 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 8, इसका आंसर बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए, सीधी सी बात है भाई साहब, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मुझे ये 1, ये 2 और इस 5 का क्या मतलब है? मुझे तो कोई इससे सेंस बनता नहीं है, इसको ऐड करने की क्या ही जरूरत है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं केवल जो मैं ऐड करूंगा वो इन नंबर्स को करूंगा, 7 + 2, है ना, फिर उसमें 7 ऐड करूंगा और देन 8, तो ये हो जाएगा 15 और 9 हो जाता है 24, और 24 में भी मुझे केवल 4 से मतलब है। किससे मतलब है? 4 से। क्यों? क्योंकि ये 7 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 9, 9 7 16, 16 और 8 24, इस तरीके से। आगे जो 2 आया है वो तो 10th नंबर पे आता है, वो दहाई का अंक है, क्लियर। हमें केवल इकाई बताना है। जैसे मान लीजिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर, और अगर देखें यहाँ से एग्जांपल के तौर पे, तो इससे बड़े डिजिट अगर आ गए, इससे बड़े डिजिट आगे, जैसे 458 प्लस 2907 प्लस 3,21,526, ऐसा लिखा है और बोला यूनिट डिजिट बताओ। तो आगे वाले जो नंबर्स है ना, उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने यूनिट डिजिट से। तो आप यहाँ से इनको क्या कर दोगे? हटा दोगे कि ये नंबर मेरे कोई काम के नहीं है। नंबर्स तो केवल 6, 7 और 8 है, 7, 8, 15 और 21, मतलब यहाँ पर केवल जो आएगा वो 1 आएगा। डिजिट जो आएगा वो कितना होगा? केवल और केवल 1, ठीक। मतलब इसका यूनिट डिजिट होने वाला है 1, क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक बात थी, इससे कोई ज्यादा खास वो नहीं है। अब ये दोनों बातें सीख ली, तो तीसरी चीज समझिए। तीसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे 57 में 25 का मल्टीप्लाई करके बताइए, 57 में 25 का मल्टीप्लाई करिए। मुझे बताइए क्या यूनिट डिजिट की बात चल रही है, मुझे आखिरी वाला नंबर चाहिए, तो मैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास? इसकी मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं 5 और 2 को कैंसिल आउट करूंगा, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर विल बी 35, और उसका भी मैं केवल 5 उठाऊंगा क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, ठीक है। चलें आगे और बढ़े थोड़ा सा, ठीक। देखो एक एग्जांपल और देख लो ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 421 इंटू 520 इंटू 779, और बोला जा रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब यार यूनिट डिजिट बताना है, आगे वाले सबको निपटा दो, मतलब 4 2 कैंसिल आउट, 5 2 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, बचा क्या क्या है मेरे पास? 1 0 9, आंसर विल बी 0। यार 0 का आंसर तो 0 ही होना है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है। यहां तक बात ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, अब इसका ना हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम समझते हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट के लिए और क्या क्या चीजें होती है। तो यूनिट डिजिट पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ा सा हमें साइक्लिसिटी टाइप की एक टॉपिक आता है, साइक्लिसिटी, वो समझना रहेगा। जब आप साइकिल समझ जाएंगे तो आपको यूनिट डिजिट बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, ठीक है। इसको हिंदी में शायद चक्रीयता कहते होंगे या पुनरावृत्ति कहते होंगे, ठीक है। साइक्लिसिटी, पुनरावृत्ति। अब इसका समझते हैं। देखो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं बात करूं 1 का, तो 1 को अगर आप देखें, 1 को अगर आप देखें तो 1 की पावर जब 1 करेंगे तो भी कितना आएगा? 1। 1 की पावर 2 करेंगे तो भी कितना आएगा? 1। 1 की पावर 3 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 1। 1 की पावर 4 करिए, आंसर विल बी 1। कहने का मतलब ये कि 1 पे कितनी भी पावर हो जाए, 1 पे कितनी भी पावर हो जाए, उसकी साइकिल हमेशा 1 रहेगी। मतलब वो अपने आप को हर बार रिपीट कर रहा है, वो अपनी हर बार क्या कर रहा है? वो अपनी हर बार रिपीटेशन कर रहा है, वो अपनी हर बार पुनरावृत्ति कर रहा है, राइट। वहीं पर हम नंबर ले लेते हैं 2 जैसे। 2 का जब आप नंबर लोगे तो 2 की पावर करिए, 2 की पावर 1 जो होती है वो कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 रेज टू दी पावर 3 इज 8। 2 रेज टू दी पावर 4 इज 16 एंड 2 रेज टू दी पावर 5 इज 32। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा यूनिट डिजिट। हमने ये नोटिस किया कि जब 2 को हमने बार बार उसकी पावर को इंक्रीज करते गए, जब हम 5 पे पहुंचे तो उसने अपना यूनिट डिजिट रिपीट कर लिया है, उसने अपना यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट किया। देखिए यहां पर भी आपके पास 2 आ रहा था और यहां पर भी आपके पास क्या आया? 2 आया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर एवरी 4 पावर, है ना, 4 पावर के बाद 2 जो है वो अपने आप को यूनिट डिजिट में रिपीट कर रहा है। तो इसकी रिपीटेशन में या इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी हो गई? 4। यहां से मैं बोल सकता हूं 2 की जो साइक्लिसिटी है, इसकी जो साइक्लिसिटी है, ये साइक्लिसिटी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब 3 की देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको 3 का और समझाने के बाद पूरी बातें क्लियर करवा दूंगा। जैसे 3 की पावर 1 होगी तो आंसर कितना होगा? 3। 3 की पावर 2 होगी तो आंसर कितना होगा? तो 3 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 होगी तो आंसर कितना होगा? तो 9 27 हो जाएगा। देन 3 रेज टू दी पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा। एंड देन आपके पास 3 रेज टू दी पावर 5 जब आएगा तो आप इसको बोलोगे 243। कितना बोलोगे? 243। क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है कि एक तो ये फर्स्ट पावर के बाद 3 आता है। कितना? फर्स्ट पावर के बाद क्या आता है? 3। और फिफ्थ पावर पे भी इसमें यूनिट डिजिट 3 है। इसका मतलब मैं इसमें भी बोल सकता हूं कि ये 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मतलब 3 की भी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है? तो वो 4 है। वो कितनी है? 4। ठीक। कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं यहां पर डायरेक्टली, जैसे आप इसी की तरीके से सारे नंबर्स के लिए कर सकते हैं, इसी तरीके से सारे नंबर के लिए कर सकते हैं। मैंने अभी आपको केवल करके बताया किसका? 2 का और 3 का और 1 का। 1 तो इजी है, कोई बड़ी बात, हमने इनका वो किया है केवल, ठीक। अब आपके पास मान लो और कोई भी नंबर आता है ना, तो आप 4 5 6 7 8 सभी का कर सकते हो आप, ठीक। चलिए देखो, ध्यान देना, 7 के साथ जब आप जाते हैं, 7 और 8 जो होते हैं वो दोनों भी 4 साइक्लिसिटी शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा हूं साइक्लिसिटी, डायरेक्टली साइक्लिसिटी। किन किन नंबर की साइकिल 4 की होती है? साइक्लिसिटी में किन की 4 साइकिल होती, 4 की साइकिल होती है? तो हमने कहा यहां जो नंबर आएंगे उसमें उसमें 2 3 7 और 8 होंगे। कौन कौन होंगे? 2 3 7 8 ऐसे नंबर है जिनकी साइकिल 4 होती है। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं, आपके इनकी साइकिल जो मिलेगी वो 4 ही मिलेगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारा साइकिल 2 का और 1 का होगा, है ना। 4 का, मैं यहाँ बता देता हूं आपको, 4 का, 2 का और 1 का साइकिल, ये अपने पास 3 चीजें होंगी, है ना। तो जब आप 4 और 9, कितना? 4 का जब साइकिल देखोगे तो 4 और 9 का जो साइकिल होता है, 4 और 9 के साइकिल केवल 2 के होते हैं। 4 रेज टू दी पावर 1 इज 4 और 2 पावर करोगे तो 16 और जब पावर 3 करोगे तो वो 64 आता है, विच इज अगेन यूनिट डिजिट इज 4। मतलब आपका इकाई का अंक वापस 4 मिल जाएगा। वहीं पर अब जब रिमेनिंग नंबर है, ये कितने हो गए? ये 6 नंबर हो गए।
बाकी के बचे हुए नंबर जैसे आपके पास 0 है, जैसे आपके पास 1 है, जैसे आपके पास 5 है ना, 5 नहीं हो ना, हाँ 5 है ना आपके पास, 5 नंबर है और 6, इन पे आप कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं पीछे, इनकी टाइटल हमेशा 1 ही होगी, इनकी टाइटल हमेशा 1 ही होगी। और एक एग्जाम हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछती है, प्रीवियस ईयर पेपर में वो ये बोलती है कि बताओ निम्न में से किस नंबर की साइक्लिसिटी 3 होगी। एक एग्जाम में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ऑथेंटिक इंडिया लेवल की एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसकी साइक्लिसिटी 3 होगी। अरे भाई साहब आप देखो 4, 2 और 1 में सारे नंबर खत्म हो गए, 0 से 9 तक नंबर हो गए, तो साइक्लिसिटी 3 वाला तो कोई आया ही नहीं। मतलब नन ऑफ दी अबव जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, उसका आंसर आपको नन ऑफ दी अबव में मिलेगा, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 3 नहीं होती, याद रखेंगे ये बात। अब ये जो साइक्लिसिटी समझाई है, इसका क्या फंडा है, क्यों समझाया गया, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक, ये साइक्लिसिटी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए इसको, आपको केवल लास्ट वाली चीज याद रखना है, बाकी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, यूनिट डिजिट की। अब अगर आपके पास यहां पर अगर लिखा होता, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें यहां पर कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है 2 रेज़ टू दी पावर 12, कितना लिखा है, 2 रेज़ टू दी पावर 12। तो आप इसको कैसे करो, इसको आप 4 कम करते जाइए, 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 8, फिर अगर और कम करोगे तो हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 4, और फिर आपके पास बचेगा 2 रेज़ टू दी पावर 0। 12 से 8, 8 से 4, 4 से 0, 4 कम करो। यार देखो, जहां पर आपका नंबर 0 आ गया तो कोई सेंस नहीं बनता। ये 2 रेज़ टू दी पावर आप सभी को पता है, 2 रेज़ टू दी पावर आपको सभी को पता है, और 2 रेज़ टू दी पावर कितना होता है, 2 रेज़ टू दी पावर 4 कितना होता है, आप कहेंगे 16, और 16 का अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट अगर देखें यहां से, तो हमारे पास आ जाता है 6, ठीक है क्या, ध्यान से देखो, ये रहा 2 रेज़ टू दी पावर में 4 में 6 यूनिट डिजिट आता है, ठीक, ये आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब इसी को थोड़ा सा इलॉबरेट करते हैं। जैसे 2 रेज़ टू दी पावर मान लीजिए 75 लिख दिया गया है, कितना लिखा है, 75। तो आप इसको तो ऐसे करोगे नहीं कि 75, 71, 67, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो पावर है, पावर को उसकी साइक्लिसिटी के साथ डिवाइड कर दीजिए, पावर को क्या करिए, साइक्लिसिटी के साथ डिवाइड करिए। आप पाएंगे कि 75/4 करने पर, है ना, 75/4 करने पर यहां पर आपको मिलने वाला है 14×5 70, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 1, 832, ठीक, 1872। तो आपका ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, 18 टाइम्स जा रहा है, और रिमेनिंग चेक करो, रिमेनिंग कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर रिमेनिंग जो है यहाँ पर वो 3 है, कितना है रिमेनिंग, 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 की पावर 3 लिख देना है। आपको क्या करना है, 2 रेज़ टू दी पावर 3 लिखना है, विच इज अगेन आपका यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। समझ में आई, ये जो आपको समझाया जा रहा है वो पल्ले पड़ा, कुछ कुछ हमको नंबर दिया गया है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है। अगर पावर है तो साइक्लिसिटी पहले समझो। हमने और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखो एग्जांपल नंबर अगला देखो, थर्ड। जैसे हमारे पास और कोई नंबर लिखा हुआ है 2 है ना, हमारे पास मान लीजिए 7 लिखा है, और 7 की पावर हमें 21 दे दी, कितनी दे दी, 7 की पावर 21, और बोला जा रहा है यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताना है, यूनिट डिजिट। तो 21 को साइक्लिसिटी से जब डिवाइड करोगे तो 7 की साइक्लिसिटी है 4, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास रिमेनिंग जो है, देखो कितनी बार डिविजिबल होता है उसको नहीं देखना है, वो तो आपका चले गया साइक्लिसिटी में, रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 1, और अगर आप इसका आंसर देखें तो 7 की पावर 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर जो यूनिट डिजिट वाला आएगा वो 7 आएगा, ठीक है, ये बात है ना, समझ में आया, बिल्कुल इजी है, कोई समस्या तो नहीं, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल एक लास्ट और देख लो, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा और हायर लेवल पे लेकर जाते हैं। जैसे हमारे पास 8 जो है, 8 का भी हमारा साइक्लिसिटी 4 की होती है। अब 8 को नहीं लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं 4 को ले लेते हैं। 4 रेज़ टू दी पावर 27 लिखा हुआ है, कितना लिखा, 4 रेज़ टू दी पावर 27। तो पावर को लीजिए और उसकी साइक्लिसिटी के साथ डिवाइड करिए। व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 4, तो आपको पता है कि वो 2 होती है। 27 बाई जब आप 2 करोगे तो यहाँ आपके पास रिमेनिंग बचने वाला है, और रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग यहाँ बचेगा 1, रिमेनिंग कितना बचेगा 1, और 1 जब रिमेनिंग बचेगा तो आप बोल देंगे कि 4 रेज़ टू दी पावर 1 इज 4, ये आपका यूनिट डिजिट होगा। ये क्या होगा आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है।
समझ में आई बात? अगर ये समझ में आ रहा है, अगर आपको साइक्लिसिटी वाली बात समझ में आ गई है तो फिर आप शायद पूरी बात समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट डिजिट है ये सब, ठीक है। ये 6 क्या था? यूनिट डिजिट था इसका। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, चेक करो। अब हमारे पास सिंगल नहीं, अब हम ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, तो उसके पहले एक नोट समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक, देखो जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, जिनकी साइक्लिसिटी कितनी है? साइक्लिसिटी जिनकी 1 है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लिसिटी जिनकी 1 है, अगर आप उन पे कोई भी पावर चढ़ा दो, है ना, क्या बोला हमने कि कोई भी पावर आ जाती है, कोई भी डिग्री आ जाती है, कोई भी पावर अगर आ जाएगी, फॉर एनी पावर, एनी पावर, आपका जो नंबर है, नंबर सेम रहेगा, नंबर विल बी सेम, विल बी सेम, मतलब जो वो नंबर है ना उसका यूनिट डिजिट भी वही होगा। जैसे हमने कहा साइक्लिसिटी किसकी? 1 की भी 1 है, तो 1 की पावर 5000 लिख दो, मेरा कुछ नहीं जाता, क्या होगा? यूनिट डिजिट 1 होगा। और किसकी साइक्लिसिटी 1 होती है? आपने कहा 1 की साइक्लिसिटी 1 है, 5 की भी साइक्लिसिटी 1 है, तो 5 की साइक्लिसिटी पे आप लिख दीजिए यहाँ पे 25, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। 6 के ऊपर लिख दीजिए 3, 6 के ऊपर 3 लिखोगे, साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो हमारा आंसर जो है अगेन कितना आएगा? वो 6 आएगा। ये यूनिट डिजिट की बात है, किसकी बात है ये? यूनिट डिजिट की। ठीक, ये एक आपका हुआ। साइक्लिसिटी में हमने कहा कि जिसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम साइक्लिसिटी 2 में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना के रख लेते हैं। अगर किसी की साइक्लिसिटी 2 है, अगर किसी की साइक्लिसिटी 2 है तो उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास साइक्लिसिटी 2 वाला नंबर, साइक्लिसिटी 2 वाला जो नंबर है, साइक्लिसिटी 2 वाले जो नंबर है ना, उनके बारे में बात करेंगे। सुनना, 2 वाले कौन कौन है? तो आपने कहा कि 2 वाला हमारे पास 4 और 9 है, 4 एंड 9 यहाँ पे आपको समझाया गया है। देखो 4 एंड 9 जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, तो 4 एंड 9 की करते हैं, 4 के ऊपर पावर चढ़ाइए, 4 की पावर 1 इज 4 और 4 की पावर 2 इज 16 और थर्ड में तो वो वापस 4 आ जाएगा। 9 की बात करें हम, जब किसकी बात करें? 9 की, तो 9 रेज टू दी पावर 1 इज 9 और 9 रेज टू दी पावर 2 इज 81। अगेन मैं चलो यहाँ पे 3 भी लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 और 8 729, ठीक है। और यहाँ पर 4 रेज टू दी पावर जब आप 3 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 64, ठीक। जब आप 4 रेज टू दी पावर 4 करोगे तो लास्ट का जो डिजिट है वो 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 रेज टू दी पावर जब आप 4 करोगे तो 991 आएगा डिजिट लास्ट। अब यहाँ से क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि whenever the power is odd, जब जब हमारे पास पावर ऑड होती है तो हमारा यूनिट डिजिट इज दी सेम एज दी नंबर, मतलब हमारा ये जो इकाई का अंक है ना वो वही होगा जो हमारा नंबर होगा। बट जब हमारे पास पावर हमारे पास जब इवन होती है, जैसे यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, तो हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 4 के लिए बन जाता है 6 और 9 के केस में ये यूनिट डिजिट जो है वो आता है 1। कितना आता है? 1, ठीक। तो क्या इस साइक्लिसिटी 2 को मैं कंक्लूड करके ऐसा लिख सकता हूं, 4 रेज टू दी पावर ऑड विल बी 6, 4 रेज टू दी पावर ऑड जो होगा, मतलब 1 और 3 होंगे, और जो होंगे 1 और 3 होंगे, तो इसका आंसर 4 ही होगा। लेकिन 4 रेज टू दी पावर जब इवन होगा तो वो बन जाएगा 6। 9 रेज टू दी पावर जब आप बात करें ऑड की, तो यहां पर ऑड में आ जाएगा आपका 9 इटसेल्फ, और जब आप 9 के बात करें इवन नंबर की, 9 के ऊपर जब इवन नंबर है तो वो बन जाएगा 1, ठीक। ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये जो लाइन लिखी गई थी ना, ये दोनों वाली बातें, ये जो नोट करके जो आपको लिखवाया गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतना टाइम नहीं देते हैं हम लोग कि उसी को लेकर बैठ गए, मल्टीप्लाई करने बैठे हैं कि कितना आंसर आ रहा है, आज तो आंसर निकलेगा या फिर मैं पेपर सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डायरेक्टली अब एग्जाम्पल देखिए अगला, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा 4 रेज टू दी पावर 526 प्लस 2 रेज टू दी पावर 26, ऐसा लिखा। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है, कैसे बताएंगे? तो भाई साहब हमने अभी क्या कहा
कि 4 के ऊपर जब जब हमारी पावर जो है 4 की पावर जो है अगर वो हमारी इवन आ जाती है, कितनी आ जाती है? इवन। तो यूनिट डिजिट जो बनता है वो बनता है 6। यूनिट डिजिट कितना बनता है? 6। 2 को कैसे सॉल्व करते हैं? तो 26 को डिवाइड करिए 4 से, जो कि आपका आंसर जो है उसमें रिमेनिंग आपके पास 2 बचेगा। रिमेनिंग जब 2 बचेगा तो वो बन जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का जो एक आपका यूनिट डिजिट बनेगा वो बनने वाला है यहाँ पर 4। और 6 और 4 का जो यूनिट डिजिट आएगा, 6 और 4 का यूनिट डिजिट आप 10 बोलेंगे, उस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। समझ में आई ये बात? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसको आगे पढ़ते हैं। एग्जांपल देखिएगा, ये तो प्लस वाला था। अगर मेरे पास लिखा हुआ 5 रेज़ टू द पावर 27 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 22 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 3 या 33, चलिए इसका आंसर बताइए। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? 5 की पावर चाहे जो हो, 5 की पावर चाहे जो हो, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी जो है वो 1 है, इसलिए उसका आंसर हमेशा 5 रहेगा, है ना। 5 की पावर 1 लगाएंगे 5, 2 होगा 25, 3 होगा 125, 4 होगा 625। 5 ही यूनिट डिजिट होगा। 22 में क्या होगा? आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग यहाँ पर बच जाएगा 2, और रिमेनिंग जो 2 बचेगा तो वो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 इज 4, राइट। और आपके पास 9 में 9 के ऊपर 33 लिखा है, जिसको अगर आप चाहें तो आप साइक्लिसिटी 2 से आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज मेरा कॉन्सेप्ट अगर देखें आप, 33 इज ऑड नंबर, मतलब आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या जब जब आती है तो 9 के लिए यूनिट डिजिट इज 1। 9 के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है? हमने अभी देखा कि जब जब हमारे पास विषम संख्या आती है, 1 नहीं 9 हो जाएगा। विषम संख्या है ना, विषम मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड में डायरेक्ट वही होता है, ठीक। तो हमने कहा कि हमारा ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? ये 9। ध्यान रखें, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अपने पास ऑड नंबर है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ऑड नंबर है, ऑड पावर है। ऑड पावर मतलब 33 जो है आपकी पावर ऑड है, उस हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर 9 हो जाएगा। और इन सब का जब आप देखेंगे तो 9 एंड 9, 5 और 4 9 और 9 18, और 18 का अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 8, जिसमें आप कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 8 है, और ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया और समझ में आ रहा है या नहीं, दोनों बातें, ठीक। चलो और एक दो क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए। फिर एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। जैसे लिखा हुआ था 41 की पावर 22, मल्टीप्लाई करें या प्लस करें? चलो प्लस कर लेते हैं। 42 रेज़ टू द पावर 22, 43 रेज़ टू द पावर 22, ऐसा लिखा। इसमें हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम कभी भी इन 4 को कंसीडर ना करें। हमें यूनिट डिजिट चाहिए, हम यूनिट डिजिट पीछे वाले से निकाल लेंगे ना। इन फ्रंट में जो नंबर लिखा उनकी क्या जरूरत? तो यहाँ पे 1 की कोई भी पावर हो, 1 की साइक्लिसिटी ही 1 होती है, इसलिए इसका तो यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। यहाँ पर देखें 2 की पावर 22, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग 2 होगा, 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास है 3 की पावर 22, जिसकी साइक्लिसिटी अगेन 4 होती है, तो 4 होगी तो 4 का जो आपका है रिमेनिंग 2 बचेगा, और 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, 9 10 14 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4, राइट। यूनिट डिजिट इसका 4 होगा। क्वेश्चन एक और बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए यही चीज मल्टीप्लाई में आ जाती, मतलब 41 रेज़ टू द पावर 22, 42 रेज़ टू द पावर 22, 43 रेज़ टू द पावर 22, एंड करते करते आपको यहाँ पर 45 रेज़ टू द पावर 22 दिया होगा। इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। कब करते रहोगे? तो जरा ध्यान से देखो यार, मैंने क्या कहा, फ्रंट वाला ये फर्स्ट जो डिजिट है ना, इधर 4 4, इनकी तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं यहाँ पर, ठीक। अब बता हमारे पास पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को अगर देखो ध्यान से, तो 1 का 1, 2 का समथिंग, 3 का समथिंग, 2 का यार अगर देखो तो 2 का कभी भी जब आप स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, फोर्थ करोगे, तो हमेशा आपको एक इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर। और इसको भी स्किप कर दो, 3 को भी स्किप कर दो। 5 पे जब आप कभी भी 5 की कोई भी पावर चला दोगे तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी। उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5। अब मुझे बताओ कि अगर इनके सबके बीच में मल्टीप्लाई था, इनके सबके बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। तो जब इवन और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमेशा 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 पीछे जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा?
वो हमेशा 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहां से याद रखें कि जब जब आपके पास 5 होता है, जब आपके पास 5 होता है, 5 इंटू एनी इवन नंबर, है ना? तो इस केस में जो यूनिट डिजिट है, इस केस में जो यूनिट डिजिट है, वो यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 0। ठीक है बात, है ना? याद रखें इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, नोट पॉइंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी लेने वाले हैं, उसमें भी आप देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।